जैक डीएलएड एग्ज़ाम 2022 आज का पहला दो पेपर एग्ज़ाम ख़त्म। फाउंडेशन पेपर 1, फाउंडेशन पेपर 2 और इन दोनों पेपर के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न और उनका उत्तर, साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ आप लोगों को बताया गया है। और आप लोग इसी के अकॉर्डिंग जो लोग तैयारी किए हैं, मुझे उम्मीद है आप लोग का आज का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से गया होगा। अब बात करेंगे फाउंडेशन पेपर 3 में आपको किन किन क्वेश्चन का और उनका किन किन क्वेश्चन से तैयारी करना है और उनका उत्तर भी आपको बताएंगे। तो इससे पहले फाउंडेशन पेपर 3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक जो नहीं देखे हैं या चैनल पर जो नए हैं तो जाइए देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे फाउंडेशन पेपर 3 का, और कल सुबह फाउंडेशन पेपर 4 का भी वीडियो आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हम बताए थे उनमें से 80-90% जो है उत्तर यहाँ पे हम देने जा रहे हैं। तो एक दो क्वेश्चन जो है छूट गया है तो वो आप लोग अपने से तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा हद तक तैयारी हो जाएगा। तो चलिए, जैक डीएलएड एग्जाम 2022 फाउंडेशन पेपर 3 विद्यालय संगठन निर्देशन एवं परामर्श का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथ ही अगर आपको ये पीडीएफ भी चाहिए होगा तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन आपको व्हाट्सएप के थ्रू पीडीएफ नहीं मिलेगा। पीडीएफ कैसे मिलेगा ये आपको वीडियो के बीच में बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये स्पेशल क्लास की तरह है, तो आप लोग इसको वीडियो को पूरा 1 घंटा जरूर देखिएगा, तो आपका बहुत हद तक तैयारी भी आसान हो जाएगा और आपको समझ भी बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए आपको एक एक करके सब कुछ बताएंगे, साथ ही आप लोग को पीडीएफ कैसे मिलेगा वो भी बता देंगे। तो वीडियो को देखते रहिए, बीच में ही कहीं हम बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन मेरी तरफ से दिया गया था वो है कि विद्यालय संगठन प्रबंधन एवं प्रशासन का क्षेत्र और ये तत्व, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो विद्यालय संगठन या विद्यालय प्रबंधन या विद्यालय प्रशासन का जो क्वेश्चन आएगा, इसका जो है सबसे पहले जो है क्षेत्र और तत्व का हम आपको बताएंगे। देखिए टोटल आपको करना है क्या है, अभी जैसे आपको कैसे तैयारी करना है वीडियो से वो भी बताएंगे। जैसे मान लीजिए आपको जो है ना सिर्फ पॉइंट सब नोट कर लीजिएगा, ठीक है, बाकी सबको डिटेल्स में नोट नहीं करना है। तो यहाँ पे एक जो है नाम दे दीजिएगा, ग्रेग का विचार है कि ग्रेग ने क्या किया है, विद्यालय के प्रबंधन क्रिया के 7 अंग बताया है। पहला कि निर्णय लेना, दूसरा योजना बनाना प्लानिंग, ठीक है, पहला हो गया डिसीजन मेकिंग, तीसरा संगठित करना यानी ऑर्गेनाइजिंग, चौथा संचारित करना यानी कम्युनिकेटिंग, अगला है प्रभावित करना, अगला है तालमेल करना, अगला है मूल्यांकन करना। ये 7 पॉइंट ग्रेग के द्वारा जो है विचार दिया गया है। ये बताया गया है कि विद्यालय का जो संगठन है या फिर विद्यालय का जो प्रबंधन है इन 7 चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है। एक और यहाँ पे है लूथर गुलिक, उनका भी है, उन्होंने भी 7 चीज़ बताया है। उनके अनुसार क्या क्या है देखिए, उनके अनुसार है कि प्लानिंग सेम है, कुछ एक दो जो है थोड़ा सा अलग है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग यानी स्टाफ का प्रबंध, निर्देशन, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग, ये जो है लूथर गुलिक का है। अब बात करेंगे कि विद्यालय संगठन प्रबंधन और इसका जो है आंसर कैसे लिखना है कार्य क्षेत्र के बारे में, चलिए आपको बताते हैं। देखिए आपको सिर्फ ये पॉइंट आप लोग को नोट करना है कॉपी में, योजना बनाना, बाकी चीज़ आपको हम समझाएंगे, वो चीज़ आपको समझ लेना है, ठीक है। तो देखिए योजना सभी प्रकार के प्रबंधन का मुख्य तत्व है। प्रबंधन और प्रशासन में योजना का अर्थ है कुछ समस्याओं का कार्य पर निर्णय लेने या काम करने के लिए तैयार होना। योजना बनाना, देखिए कोई भी काम अगर आप करते हैं तो उसके लिए सबसे पहला जरूरी चीज़ है वो है प्लानिंग। तो मान लीजिए कि अगर यहाँ पे विद्यालय के बारे में आ रहा है, स्कूल के बारे में, तो स्कूल चलाने के लिए सबसे पहला जो जरूरी है वो है आपका योजना बनाना। और योजना बनाने के अंतर्गत सबसे पहला आता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, मतलब जो है चलिए आपको बताते हैं। योजना बनाना, योजना मतलब कुछ भी समस्या हो, कुछ भी है, उसका निर्णय लेने के लिए एक योजना या प्लानिंग होना चाहिए, विद्यालय संगठन का पहला। तो ये चीज़ है। बाकी यहाँ पे देखिए बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है, लेकिन उतना ज़्यादा आप लोग हम बताएंगे नहीं, आप लोग को पीडीएफ में मिल जाएगा। चलिए वीडियो पूरा देखिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको याद रखना जरूरी है, ठीक है, ये योजना से रिलेटेड कि स्पष्ट है कि योजना लक्ष्य केंद्रित होती है, यानी कोई भी योजना बनाते हैं वो उसका लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है। यह निर्णय लेने की बुद्धिमत्तापूर्ण क्रिया है जो वास्तविक कार्य की ओर अग्रसर करती है। शिक्षा समाज में उद्देश्यों को सम्मुख रखा जाता है। प्रभावशाली योजना वह होती है जिसमें सभी संबंधित व्यक्ति, समुदाय तथा समूह शिक्षा विशेषज्ञों के साथ मिलकर भाग लेते हैं। प्रत्येक योजना के कार्यान्वित होने के पश्चात उसका मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। तो देखिए कोई भी योजना होती है उसके लिए एक लक्ष्य निर्धारित होती है, साथ ही जो है उसका एक सम्मुख होता है सब कुछ उद्देश्य, और साथ ही इसमें जो है कि सब कोई चाहे व्यक्ति, समुदाय, शिक्षा विशेषज्ञ सब मिलकर जो है प्रभावशाली योजना बनाती है एक विद्यालय के लिए। एक चीनी कहावत है, ये वाला चीज़ याद रखिएगा आपके लिए जो काम देगा योजना बनाने से रिलेटेड, कि यदि आप 1 वर्ष की योजना बनाते हैं तो अन्न बोओ, यदि आप 10 वर्ष की योजना बनाते हैं तो वृक्ष बोओ, और यदि आप 100 वर्ष की योजना बनाते हैं तो मनुष्य बोओ।
ये चीनी कहावत है, इस चीज़ को याद रखिएगा। शिक्षा का कार्य प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण में मनुष्यों का पालन पोषण करना है। इसका फल 100 वर्षों के पश्चात ही मिलता है। अतः कुशल योजना शिक्षण संस्था के विशेष महत्व रखती है। योजना के प्रबंधन का केंद्र बिंदु कहा जाता है। क्रिया की सफलता के लिए योजना अत्यंत आवश्यक है। ये हो गया। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, बजट बनाना। क्या है, जब भी विद्यालय प्रबंधन का क्वेश्चन आए और उसका जो है उसका क्षेत्र, तो दो चीज़, पहला तो आपका हो गया कि प्लानिंग। अब प्लानिंग तो बना लिए, लेकिन दूसरा आपका होना चाहिए बजट बनाना। बजट में क्या है, किसी भी संस्था के सहज संचालन के लिए बजट अत्यंत आवश्यक है। आप स्कूल चलाएंगे कोई भी, तो सबसे जरूरी क्या है उसमें, बजट। अगर बजट ही नहीं होगा तो फिर वो आप प्रबंधन न कर सकते, ना संगठन बना सकते हैं। यह प्रबंधन का इतना महत्वपूर्ण अंग है कि इसके बिना संगठन, प्रशासन एवं प्रबंध के उचित संचालन में बाधा पड़ सकती है। अगर बजट नहीं हो तो ना संगठन चला सकता है, ना प्रशासन, ना ही प्रबंधन। धन के बिना किसी काम, किसी योजना, किसी क्रिया का संचालन नहीं किया जा सकता है। ठीक है। एक चीज़ आप लोग हम टिप्स देंगे कि ये जो फाउंडेशन पेपर 3 है ना, इसमें आपको जो आंसर मतलब जो भी लिखना है वो आपको स्कूल, ठीक है, स्कूल टीचर और स्टूडेंट, इन तीनों को फॉलो करते ही आंसर लिखना है आपको। इस चीज़ आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है। तो ये रहा बजट बनाना। अच्छा, ये बाकी चीज़ आपको PDF में मिल जाएगा। ठीक है, तो वो आपको बताएंगे, वो आप वीडियो देखते रहिए। अभी अगला है गठित करना। तीसरा काम हो गया, देखिए पहला हो गया आपका प्लानिंग करना, ठीक है, योजना बनाना। उसके बाद हो गया बजट। अब बजट तो हो गया, उसके बाद होना आपका ऑर्गेनाइजिंग एंड गठन होना चाहिए। गठन प्रबंधन का अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है। इसका संबंध विधिवत प्रबंधन से है ताकि समूचे कार्यक्रम के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। ठीक है। चलिए, आप लोगों को थोड़ा फटाफट बस समझाने का है, इसीलिए बाकी आप लोग सिर्फ पॉइंट सब नोट कीजिएगा। अब देखिए, गठन करने के लिए इसके कई अवस्था है, जैसे भौतिक उपकरण। भौतिक उपकरण में आपका क्या कहा जाएगा, भवन, फर्नीचर, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कार्यशाला, संग्रहशाला, व्यायामशाला, कला कक्षा, खेल के मैदान, श्रव्य दृश्य या दृश्य श्रव्य साधन, इसकी ये जो है आपका भौतिक उपकरण है। मानवीय व्यवस्था में क्या क्या होना चाहिए, एक स्कूल में अध्यापक होना चाहिए, प्रधान अध्यापक होना चाहिए, विद्यार्थी होना चाहिए, प्रबंधक होना चाहिए, गैर अध्यापक स्टाफ होना चाहिए, निरीक्षण स्टाफ होना चाहिए और अभिभावक या माता पिता होना चाहिए। ये हो गया आपका जो है गठित करना। एक स्कूल चलाने के लिए इतने सारे लोगों का गठन होना जरूरी है। आदेश प्रदान करना, अगला काम होगा आदेश। इसमें विभिन्न कार्य सम्मिलित होते हैं, जैसे शिक्षण का उद्देश्य, पाठ्यक्रम का निर्माण, पाठ्यक्रम का मासिक एवं त्रैमासिक विभाजन, टाइम टेबल का निर्माण, दृश्य श्रव्य साधनों जैसे चार्ट, नक्शे, ठीक है, चार्ट, नक्शे आदि का निर्माण। ये सब क्या है आपका आदेश प्रदान करता है, जब कोई विद्यालय संगठन का प्रबंधन के बारे में आपको अगर लिखना होता है तो। ठीक है। चलिए, अब बात करेंगे अगला है कि पाठ्य सहायक क्रियाओं की व्यवस्था। ठीक है, पाठ्य क्रियाओं की व्यवस्था। इसमें आपको क्या देखिए क्या है कि पाठ्य सहायक क्रियाओं को विद्यालय की शिक्षण प्रक्रिया का आवश्यक अंग माना जाता है। तो ये हुआ आपका पाठ्य, जिसमें कि इन क्रियाओं का शारीरिक, शैक्षणिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक, सौंदर्यात्मक, सांस्कृतिक, मनोरंजनात्मक महत्व है। ये आपका पाठ्य सहायक क्रिया होनी चाहिए अगर आप विद्यालय संगठन प्रबंधन की बात करते हैं तो। अगला है विद्यालय संगठन प्रबंधन का कि प्रयोगात्मक के लिए स्थिति का निर्माण करना। ये पहले क्या कहा जा चुका है कि विद्यालय संगठन, प्रशासन एवं प्रबंध का उद्देश्य समाज की परिवर्तित होती हुई आवश्यकताओं के अनुसार प्रयोगात्मक अनुसंधान एवं अनुवर्ती क्रिया के लिए उचित स्थितियों का निर्माण करना है। यानी विद्यालय संगठन, प्रशासन एवं प्रबंधन का पहला उद्देश्य क्या है कि समाज में जो परिवर्तित अवस्था होती है उनकी आवश्यकता के अनुसार जो प्रयोग किया जाएगा, इसके लिए जो है स्थिति का निर्माण करना, ये है प्रयोगात्मक। अगला है निर्देशन देना। इसका अर्थ है कि कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा निर्देशन। जैसे कोई स्कूल है, उसका निर्देशन कौन करेंगे, तो प्रिंसिपल करेंगे, तो या फिर डायरेक्टर करेंगे। तो यहाँ पे जो निर्देशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है विद्यालय प्रबंधन का। एक होता है नियंत्रण करना। विद्यालय चला रहा है तो उसका भी एक जो है कंट्रोलर होना चाहिए, जो सही से जो है स्कूलों में सिलेबस, स्कूल का टाइम टेबल, स्कूल का हर उसकी आर्थिक बजट क्या है, वो सारा चीज़ उसमें मेंटेन करता है। ठीक है। अगला तालमेल स्थापित करना। तालमेल स्थापना का अर्थ है विभिन्न वस्तुओं में कुशल योजना के लिए संतुलन स्थापना करना। जैसे मान लीजिए कि स्कूल जो है किसी टीचर और स्टूडेंट और जो है प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है, लेकिन अगर उस स्कूल में अगर माता पिता का कोई रोल ही नहीं रहेगा, उसके साथ कोई नया मीटिंग रहेगा, अगर कुछ रहेगा, तो क्या होगा, वो जो है विद्यालय प्रबंधन नहीं हो सकता है। ठीक है, सही से। अगला है रिकॉर्ड करना और रिपोर्ट करना। ये भी बहुत ज़रूरी है स्कूल के लिए। और लास्ट है मूल्यांकन करना। मूल्यांकन मतलब बच्चों का जो है मूल्यांकन होता है, ठीक है, जांच करना, उपलब्धि गिनाना। ये हो गया आपका।
दूसरा क्वेश्चन मेरी तरफ से आप लोगों के लिए था, वो था विद्यालय भवन से आप क्या समझते हैं, इसका भौतिक वातावरण कैसा होना चाहिए। विद्यालय भवन एक व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत स्थिति, इमारत, खेल के मैदान, फर्नीचर, यंत्र, पुस्तकालय, छात्रावास और अन्य साज सज्जा आती है। जब तक विद्यालय की स्थिति का चुनाव उपयुक्त ढंग से नहीं किया जाएगा तब तक विद्यालय की इमारत को उपयुक्त ढंग से नियोजित एवं निर्मित करके भी उसे पूर्ण लाभ नहीं उठाया जा सकता है। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि जब तक विद्यालय की स्थिति का चुनाव सही ढंग से ना हो तब तक विद्यालय की इमारत कितना भी आपका मतलब अच्छा सुंदर लगे देखने में, वो आपका कोई लाभ नहीं देने वाला। तो विद्यालय के जो है स्थिति जो है कहाँ पर होना है, ये बच्चों पर बहुत ज़्यादा शारीरिक और मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए जो है विद्यालय भवन जहाँ भी होना चाहिए अच्छे से तो होना चाहिए, लेकिन उसका भौतिक वातावरण भी होना चाहिए। तो क्या क्या होना चाहिए विद्यालय भवन के लिए, चलिए भौतिक वातावरण बताते हैं। विद्यालय के उपयुक्त भूमि होना चाहिए, उचित पास पड़ोस होना चाहिए, साथ ही शुद्ध जल, वायु एवं प्रकाश आदि का होना अनिवार्य है। अच्छी स्थिति के साथ साथ भवन का भी उपयुक्त ढंग से निर्माण हो, शैक्षिक वातावरण अधिक उत्तम हो। यानी ये सब तो आपको चाहिए, जिसमें से उचित भूमि, उचित पास पड़ोस, शुद्ध जल, वायु, प्रकाश, साथ साथ अच्छी स्थिति के साथ साथ जो है शैक्षिक वातावरण और विद्यालय का जो भवन हो वो अच्छे ढंग से बनाया गया हो। ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है स्टूडेंट के मेंटली और फिजिकली दोनों चीज़ों के प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो पहले तो गुरुजन जो है पेड़ के नीचे अपने थोड़े से शिष्यों को चटाई पर बैठाकर मौखिक रूप से विद्या प्रदान करते थे। आज का जो युग है वो जटिल युग है और इस जटिल युग में विज्ञान एवं मनोविज्ञान की उन्नति के साथ सीखने और सिखाने की विधियाँ उतना ही सरल नहीं है। ठीक है, पहले के ज़माने में बात अलग है, अभी के ज़माने में अलग है। तो विद्यालय का जो है प्रबंधन, संगठन और विद्यालय भवन होना बहुत जरूरी है। अब बात करेंगे विद्यालय का भौतिक वातावरण। हमारे देश में हजारों विद्यालय सुविधाजनक तथा सौंदर्यपूर्ण वातावरण में स्थित होने के बजाय ऐसे स्थानों में स्थापित है जहां उनका आस पड़ोस अत्यंत दूषित एवं अव्यवस्था पाया जाता है। बहुत से विद्यालय भवन ऐसे स्थानों पर बने हुए हैं जहां का वातावरण ना तो शोरगुल से मुक्त है और ना ही कूड़ों के ढेरों, असीलन और कीचड़ आदि से। यानी इतने सारे जो है गंदगी के साथ स्कूल की स्थिति है। इस गंदगी के कारण वहाँ मक्खी, मच्छर और बीमारियों का प्रकोप है। देश में लाखों बालक तंग अंधेरी गलियों में स्थित अस्वच्छ एवं अस्वस्थ विद्यालय भवन में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। बहुत से विद्यालय टूटे फूटे भवनों में स्थित होने के कारण असुरक्षित है। कई विद्यालय ऐसी सड़क के किनारे है जहां मोटर गाड़ियों, बसों, घोड़ों, गाड़ियों, साइकिलों आदि का बराबर आना जाना लगा रहता है। तो अगर ऐसी जगह पर स्कूल की स्थिति रहेगा तो उस वहाँ के जो बच्चे होंगे वहाँ पे शिक्षक होंगे, उनके मेंटली और फिजिकली दोनों पर प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो ये चीज़ हमें याद रखना चाहिए जो कि विद्यालय के लिए है। उसका देखिए, विद्यालय की स्थापना के लिए ऐसे स्थान कदापि उपयुक्त नहीं है। बालकों की सुरक्षा के विचार से विद्यालय नदी, झील, तालाब आदि के निकट भी ना हो तो अच्छा है। ऐसा नहीं कि विद्यालय जो है किसी तालाब के किनारे, किसी नदी के किनारे, किसी झील के किनारे हो, ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि ऐसे होने से क्या होगा, बच्चा वहाँ पे डूबने का खतरा भी रहता है। तो लाखों छात्र किराए के ऐसे भवन में शिक्षा प्राप्त करते हैं जो शैक्षणिक दृष्टि से बिल्कुल उपयुक्त भी नहीं है। इसमें कक्ष अत्यधिक छोटे हैं तथा उनमें प्राकृतिक वायु, प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था भी नहीं है। जो भी मिलने चाहिए, चाहे हवा हो चाहे प्रकाश हो, प्राकृतिक होना चाहिए। ठीक है, जिससे छात्रों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है अगर ऐसा ना हो तो। इन सब बातों के अतिरिक्त बहुत से विद्यालय में आज की शिक्षा के परिवर्तित एवं बढ़ी हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उचित ढंग से विकास करना भी संभव नहीं है। अगला है, विद्यालय केवल वह स्थान नहीं है जहाँ परंपरागत विषयों का शिक्षण परंपरागत ढंग से किया जाता है, वरन यह बालक के घर जैसा होना चाहिए जहाँ वह अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों को सुविधापूर्वक व्यतीत कर सके तथा अपने को भविष्य में सफल और सुखी जीवन के लिए तैयार कर सके। विद्यालय में प्रयोगशालाओं का बहुत महत्व है। इनके द्वारा बालक क्रिया करके व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। आज के वैज्ञानिक एवं तकनीकी युग में ऐसे ज्ञान की अत्यधिक मांग है, अतएव विद्यालयों में प्रयोगशालाओं की व्यवस्था होने से ही छात्र शिक्षा से लाभ उठा सकते हैं। शारीरिक एवं सांस्कृतिक उन्नति का महत्व मानसिक या बौद्धिक विकास से कम नहीं है, इसलिए खेलों के मैदान और सांस्कृतिक एवं सामाजिक क्रियाओं के लिए हॉल की भी व्यवस्था विद्यालय योजना के अंतर्गत करना अनिवार्य है। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि विद्यालय संगठन से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन अलग से आएगा और इसका जो है आपको लिखना होगा। विद्यालय संगठन का संक्षिप्त में विचार करें। विद्यालय संगठन है क्या, चलिए बात करते हैं। विद्यालय का संगठन पक्ष मुख्यतः व्यवस्थाओं से संबंधित है जो निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करती है। विद्यालय संगठन आप लोग अभी बताएं, संगठन यानी जहाँ पे जो है आपका भौतिक और मानवीय दोनों का जो है तालमेल होना जरूरी है और ऐसे में जो है विद्यालय संगठन तैयार होता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इसका जो उद्देश्य है वो भी निर्धारित होती है। तो संगठन यहाँ से देखिए कि तत्वों को साध्य की प्राप्ति के लिए उपलब्ध तथा सुव्यवस्थित किया जाता है।
विद्यालय संगठन वह संरचना है जिसमें शिक्षक, प्रधानाध्यापक, परिनिरीक्षक तथा व्यक्ति विद्यालय की क्रियाओं को चलाने के लिए मिलकर कार्य करते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समस्त उपलब्ध भौतिक एवं मानवीय तत्वों की समुचित व्यवस्था करना ही विद्यालय का संगठन कहलाता है। संगठन के अंतर्गत केवल व्यवस्था ही नहीं वरन विभिन्न विद्यालयी तत्वों में समन्वय या सामंजस्य स्थापित करना भी अनिवार्य है। सभी आवश्यक तत्वों के समुचित उपयोग से ही विद्यालय संगठन का कार्य सुचारू रूप से किया जा सकता है। इसमें एक परिभाषा याद रखिएगा जेबी स्पियर्स का। उन्होंने कहा है कि संगठन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम विभिन्न स्वतंत्र तत्वों का चयन एवं उनकी व्यवस्था इस प्रकार करता है कि वे एक रूप होकर तर्कपूर्ण रीति से कार्यशील हो सके। उनका संबंध मुख्यतः ऐसी व्यवस्था से है जिससे संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक व्यवहारवत संपन्न हो सके। ठीक है, अब चलिए विद्यालय से रिलेटेड संगठन कार्य में दूरदर्शिता, उच्च स्तरीय ज्ञान एवं अनुभव की आवश्यकता होती है। संगठन एक ऐसा कार्यात्मक प्रवृत्ति नहीं है जिसका कार्य केवल मानवीय और भौतिक साधन को जुटाना तथा उनको व्यवसायिक रूप देना है। इनका क्रिया का रूप देना प्रशासन का कार्य है। ठीक है, तो संगठन का मतलब ये नहीं कि उसमें जो है सिर्फ जो है मतलब क्या कि सिर्फ मानवीय और भौतिक साधन, जैसे मान लीजिए कोई भी साधन हो गया तो वो फर्नीचर वगैरह स्कूल ये सब उससे जुटाना सही नहीं होता है। उसके लिए जो है एक जो व्यवस्थित रूप और व्यवस्थित क्रिया होना चाहिए, प्रशासन का कार्य भी होना चाहिए सही रूप से। तो सुसंगठन के अभाव में किसी भी संस्था अथवा जन समूह के लिए अपने उद्देश्यों की पूर्ति संभव नहीं है। सुसंगठन में मानवीय शक्ति एवं भौतिक साधनों का अपव्यय नहीं होता। शैक्षिक कार्य में कुशलता आती है तथा हम लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में सरलता तथा शीघ्रता से अग्रसित हो सकते हैं। बालक के सुविकास हेतु प्रशासक, प्रधानाध्यापक, शिक्षक, शिक्षार्थी आदि में पारस्परिक सहयोग आवश्यक है। संगठन इस सहयोग को संभव करने तथा विद्यालय के कार्य को सरल एवं प्रभावशाली बनाने का साधन है। ठीक है, अगला देखिए, जनतांत्रिक देश में विद्यालय स्थापना का मुख्य उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है। इसीलिए विद्यालय संगठन का उद्देश्य भी इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सहयोग प्रदान करना चाहिए। विद्यालय संगठन का उद्देश्य बालकों को ऐसा अवसर प्रदान करता है जिसमें उनकी समस्त जन्मजात शक्तियों का सामंजस्यपूर्ण विकास संभव हो सके। इसके अतिरिक्त उसके मूल प्रवृत्तियों का उपयोग एवं रुचियों का स्वस्थ विकास हो सके। चूँकि विद्यालय समाज की एक लघु इकाई है, अतः विद्यालय का संगठन इस प्रकार करना चाहिए कि वह सामाजिक जीवन का एक ऐसा केंद्र बन सके जहां बालक को सामाजिक जीवन का वास्तविक एवं उपयोगी प्रशिक्षण मिल सके। अतः विद्यालय संगठन का उद्देश्य सामाजिक आवश्यकताओं के संदर्भ में बालक का समन्वित बहुपक्षीय है। ठीक है, ये आप लोग सिर्फ विद्यालय जो है संगठन का थोड़ा सा याद रखिएगा। लेकिन विद्यालय संगठन का उद्देश्य पूछा जाए तो देखिए जितने सारा पॉइंट आपको बताएंगे वो सब पॉइंट याद रखिएगा। बस ये थोड़ा सा ऊपर जो लिखा हुआ है 5-6 लाइन इसको याद रखिएगा और इसको समझ लीजिए। ठीक है, कि शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार ही किसी देश में विद्यालय संगठन किया जाता है। यानी विद्यालय का जो संगठन होगा उसका मेन उद्देश्य क्या होगा? शिक्षा। एक अधिकारात्मक प्रधान राष्ट्रों के व्यक्ति का अपने आप में विशेष महत्व नहीं होता है। राष्ट्र का हित जो है सर्वोपरि समझा जाता है और व्यक्ति का जीवन उसी दृष्टि से नियंत्रित होता है। स्वतंत्र तथा जनतंत्र राष्ट्रों के व्यक्तित्व यानी इंडिविजुअल के महत्व पर ध्यान दिया जाता है क्योंकि व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में संतुलन होता है। इन दर्शनों की विभिन्नता उन देशों के शैक्षिक उद्देश्यों तथा विद्यालय संगठन को प्रभावित करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला जो है आप उद्देश्य बताएंगे तो उद्देश्य को आप लोग बस पॉइंट कर लीजिएगा। पहला उद्देश्य है कि जनतांत्रिक देशों में विद्यालय संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या क्या है, चलिए आपको बताते हैं। देखिए ये सब उद्देश्य आपको जो है मतलब पॉइंट करके लिख लेना है और इसी को समझ लेना है। पहला उद्देश्य कि प्रजातांत्रिक समाज, प्रजातांत्रिक मतलब यहाँ पे है लोकतांत्रिक समाज, ठीक है, के लिए बलिदान तथा प्रेम की भावना उत्पन्न करना, बिना भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करने का सबको समान अवसर प्रदान करना, ये विद्यालय संगठन का जो है उद्देश्य है। छात्रों को स्वशासन की शिक्षा देना, यानी अब छात्रों को स्वशासन। ठीक है, अगला है प्रजातंत्र की सफलता के लिए योग्य नागरिक तैयार करना। अगर आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, अगर योग्य नागरिक ही नहीं बनाएंगे तो इसमें क्या है, प्रजातंत्र की सफलता नहीं कह सकते हैं। तो प्रजातंत्र की सफलता के लिए योग्य नागरिक तैयार करना भी एक बहुत महत्व रखता है। छात्रों के हृदय में धर्मनिरपेक्षता की भावना, भावात्मक एकता तथा राष्ट्रीयता की भावना और अंतर्राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न करना, बालकों के जीवन में यथासंभव पूर्णता लाना, छात्रों को वे सभी अवसर प्रदान करना जिनसे उनका शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक विकास हो सके, ये है उसका उद्देश्य। आप देखिए शैक्षिक संगठन के कुछ उद्देश्य दिया हुआ है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। देखिए शैक्षिक मतलब यहाँ पे जो विद्यालय संगठन का उद्देश्य है वो तो हम यहाँ पे आप 7 पॉइंट याद रखिएगा। शैक्षिक उसका जो है शैक्षिक संगठन अगर आप बनाते हैं तो उसका क्या उद्देश्य है, तो शिक्षा संबंधी नीतियों का निर्धारण करना, शिक्षा योजनाएं बनाना तथा उन्हें कार्यान्वित करना, ये शैक्षिक संगठन का पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य
शिक्षा विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों में समन्वय और समायोजन स्थापित करना। तीसरा, शिक्षण संस्थाओं का निरीक्षण एवं प्रशिक्षण प्रदान करना और आवश्यक प्रगति हेतु निर्देशन देना। समाज के नागरिकों, बालकों तथा व्यवस्थापकों को समय समय पर शिक्षा की नीतियों, योजनाओं और प्रगति से अवगत कराते रहना। शिक्षा संबंधी कार्य को संपन्न करना और शिक्षा के कार्य करने वाले व्यक्तियों की सहायता करना। ठीक है। अगला है कि समाज के बच्चों के समुचित विकास हेतु पर्यावरण तैयार करना तथा आवश्यक साधन और सामग्री जुटाना। शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर शैक्षणिक कार्यक्रम, क्रियाकलाप तथा गतिविधियों का सुचारू रूप से संचालन करना। शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवा शर्त का नियंत्रण और उनके प्रशिक्षण तथा प्रगति आदि की व्यवस्था करना। तो ये आपको 7-8 पॉइंट बता दिए, बाकी और भी है, आप लोग बात देख लीजिएगा इसको ही करके। ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वह है समय तालिका यानी समय सारणी से रिलेटेड टाइम टेबल। इसका जो है निर्माण के मूलभूत तथ्यों पर प्रकाश डाले। ठीक है। कभी कभी इसका क्वेश्चन आ जाता है कि समय सारणी से आप क्या समझते हैं, लेकिन हम वो तो आप लिख लीजिएगा बना के भी, लेकिन मेन चीज़ है कि उसका मूलभूत तथ्य क्या क्या है। तो वही आपको मूलभूत तथ्य क्या क्या है उसका जल्दी आपको बताते हैं। पहला मूलभूत तथ्य में से आता है कि बालकों का हित संबंधी होना चाहिए। ठीक है। जो भी आप टाइम टेबल बना रहे हैं उसका पहला उद्देश्य क्या है, मुख्य तथ्य जो है वो है बालकों का हित। तो विद्यालय का महत्वपूर्ण उद्देश्य बालकों के व्यक्तित्व का विकास करना है, अतः उसका संपूर्ण कार्यक्रम इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निर्धारित किया जाता है, ताकि समय तालिका का निर्माण भी उनकी रुचि, योग्यता तथा आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। अतः समय तालिका निर्माण में क्या क्या होना चाहिए, बालकों को अपनी रुचि एवं योग्यता के अनुसार विषय चुनने का अवसर। दूसरा, जहाँ तक संभव हो बालकों की वैयक्तिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अवसर प्रदान करना। अगला है समय चक्र की अवधि का निर्धारण बालकों की आयु के अनुसार होना चाहिए, यानी जो जिस बच्चे जो है आयु का है उस हिसाब से, जिस क्लास के हिसाब से उस हिसाब से जो है रूटीन तैयार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि 3-4 क्लास का बच्चा है और आप 8-9 का रूटीन बना रहे हैं, उसको उसके हिसाब से बनाना होगा। ठीक है। समय चक्रों के क्रम का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कार्य की दृष्टि से प्रथम तथा अंतिम समय चक्र अच्छे नहीं माने जाते हैं। ठीक है। तो देखिए सबसे मेन चीज़ कि कार्य की दृष्टि से, अगर कार्य की दृष्टि से बोले तो प्रथम और अंतिम जो समय चक्र होता है वो अच्छे नहीं माना जाता है, क्योंकि प्रथम में बालक घर से चलकर आता है और थकान का आना स्वाभाविक है, और अंतिम समय में पूरा कार्य करते करते थक भी जाते हैं बच्चे। तो लास्ट और फर्स्ट जो है समय चक्र जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है बच्चों के लिए। तो विषयों के क्रम का भी ध्यान रखना चाहिए, कौन सा विषय कब पढ़ा रहे हैं ये भी आप लोग ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। बच्चा जो है पूरा दिन भर पढ़ेगा तो थकान भी होगा, वो उसका रुचि भी उस तरह से होना चाहिए, तो उसकी रुचि, योग्यता, ये सब चीज़ आप लोग देख के ही रूटीन तैयार करना है। ये सब आप लोग जो है थोड़ा सा बस उसको समझ बना लीजिए, आंसर अपने आप लिख सकते हैं। दूसरा तथ्य जो है शिक्षकों के हित संबंधी। शिक्षकों के लिए कौन सा होना चाहिए, तो समय तालिका का निर्माण करते समय शिक्षकों की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, क्योंकि इसका निर्माण ऐसे ढंग से किया जाए जिससे उसको लगातार एक सा कार्य ना करना पड़े तथा आराम करने और अध्ययन करने के लिए भी अवकाश भी प्राप्त हो। मतलब ऐसा टाइम टेबल बनाए कि शिक्षक को पढ़ाने का भी टाइम मिले और उसको थोड़ा सा कभी कभी बीच बीच में आराम करने का भी टाइम मिले, ताकि वो अपना ध्यान को सही तरीके से जो है विकसित कर सके। ठीक है। उसके बाद है कि प्रत्येक शिक्षक को वही कार्य दिया जाए जिसमें उनकी रुचि एवं योग्यता हो। अगला है प्रत्येक शिक्षक पर कार्यभार जहाँ तक संभव हो बस समान रहे, सभी शिक्षकों को एक बराबरी पर देखना चाहिए होगा। शिक्षकों की सीमाओं तथा मनोवृत्तियों का ध्यान रखना आवश्यक है। यह है शिक्षक का। अब बात करेंगे कि विद्यालय का क्या होना चाहिए। तो देखिए विद्यालय का संबंधित तथ्य जो है, समय तालिका का निर्माण करते समय विद्यालय में उपलब्ध साधनों का भी ध्यान रखना आवश्यक है, यानी विद्यालय में कौन सा सामान क्या है नहीं है। मान लीजिए कि विद्यालय में सही से जो है क्या बोलते हैं, मतलब खेल का मैदान सही से नहीं है, तो आप अगर खेल का मैदान कि हाँ बच्चा 3 घंटा खेलेगा, 2 घंटा खेलेगा, 1 घंटा खेलेगा, तो उसके लिए टाइम भी होना चाहिए ना, साथ ही मैदान भी होना चाहिए। तो मैदान ही नहीं है मान लीजिए, तो विद्यालय का जो है मेन चीज़ वो है कि उसके लिए जो है उपलब्ध साधन भी होना चाहिए, जैसे शिक्षकों की संख्या हो, विशेष कक्षा हो, सामान्य कक्षा हो, फर्नीचर हो, पाठ्य सामग्री हो, पुस्तकालय हो, खेल का मैदान हो, पाठ्यक्रम सहगामी हो, ये सभी होना चाहिए। और लास्ट है आपका शिक्षा विभागीय नियम। जो आप भी रूटीन तैयार करेंगे वो शिक्षा विभाग का जो नियम है उस हिसाब से आपको करना चाहिए। मान लीजिए स्कूल है आपका 8 बजे से 2 बजे तक, तो उस हिसाब से रूटीन बनाना है। अब ऐसा नहीं कि 8 बजे से 11 बजे तक रूटीन बना ले, बाकी टाइम कुछ नहीं, तो वो आपको ख्याल रखना चाहिए। बाकी और भी बात है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ये आपका था रूटीन बनाने का। यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है फॉर्मेट कि 9 से लेकर 9:45 तक उपस्थिति या प्रार्थना सभा या धार्मिक शिक्षा, 9:45 से 10:15 तक गणित या विज्ञान, 10:15 से लेकर 11 बजे तक भाषा, 11 बजे से 11:15 तक अवकाश, यानी थोड़ा सा यहाँ पे बच्चों को जो है अवकाश मिले ताकि स्टूडेंट को भी, और 11:15 से 11:30 तक संगीत या मनोरंजन भी। उसके बाद 11:30 हो गया। अब फिर आपका यहाँ पे टिफ़िन या पता नहीं क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया होगा,
ठीक है। उसके 2 से 3 बजे इतिहास, भूगोल या साहित्य, इस तरह से रूटीन के लिए थोड़ा सा प्रारूप भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन जो मेरी तरफ से है वो है निर्देशन से आप क्या समझते हैं। क्या है? निर्देशन से आप क्या समझते हैं। तो निर्देशन संबंधी क्वेश्चन आ सकता है। शिक्षा संबंधी निर्देशन में आपका क्या तात्पर्य है। देखिए, निर्देशन क्या है। निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जो किसी अन्य व्यक्ति को उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए दिया जाता है। निर्देशक उन समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं करता है, वरन ऐसी विधियां बताता है जिनका प्रयोग करके व्यक्ति उन समस्याओं को स्वयं सुलझा सकता है। जिस व्यक्ति को निर्देशन दिया जाता है वह उसे स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र भी होता है। शिक्षा मनोविज्ञान ने निर्देशक के अर्थ में अधिक विशिष्टता लाते हुए कहा है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति को किसी जानकार या विशेषज्ञ द्वारा इस प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है कि वह अपनी सभी तरह की क्षमताओं या योग्यताओं, चाहे वो जन्मजात हो या अर्जित किया गया हो, समझकर अपनी जिंदगी की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने में सफलतापूर्वक उपयोग कर सकता है। निर्देशन क्या है सर? आपको शॉर्टकट में बताते हैं। निर्देशन मतलब होता है गाइडेंस। जब कोई एक आदमी किसी और को गाइडेंस देता है तो इसमें क्या होगा कि सामने वाला व्यक्ति उस निर्देशन के अकॉर्डिंग अपना कार्य अपनी क्षमता के अनुसार कर सकता है, और इसको वो अगर कर सकता है तो स्वीकार करेगा, या फिर नहीं कर सकता है तो अस्वीकार भी कर सकते हैं। इसके लिए है निर्देशन। निर्देशन की परिभाषा देते हुए जोन्स ने क्या कहा, देखिए कि निर्देशन एक प्रकार की व्यक्तिगत सहायता है जो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को जीवन लक्ष्य को पूरा करने के लिए मदद देता है। ठीक है। अब देखिए, शिक्षा में निर्देशन का महत्व क्या है। बहुत ज़्यादा महत्व है। शिक्षा में निर्देशन का क्या महत्व है। निर्देशन मतलब होता है गाइडेंस। ये याद रखिए, गाइड करना। जैसा मान लीजिए कि हम ही जैसे मान लीजिए आप लोग को नोट्स वगैरह दे रहे हैं तो आपको गाइड्स कर रहे हैं, तो ये आपको एक्चुअली क्या है, निर्देशन है। तो अगर हम निर्देशन करते हैं या फिर आपके टीचर कॉलेज में निर्देशन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, आपका तैयारी भी अच्छा हो रहा है, आप पढ़ भी रहे। यही है निर्देशन। आज बाल केंद्रित शिक्षा ने निर्देशन तथा परामर्श पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नवोदित भारतीय समाज में जनजीवन की बढ़ती आवश्यकता तथा मांग के अनुसार शिक्षा जगत में इसकी आवश्यकता बढ़ती जा रही है। बिना निर्देशन के जीवन उपयोगी शिक्षा देना संभव ही नहीं है। शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों में एक उद्देश्य यह भी है कि शिक्षा व्यक्ति को एक उपयोगी सदस्य बनाने में उसकी सहायता करे। यदि व्यक्ति समुचित निर्देशन के बिना ही शिक्षा प्राप्त करता है तो अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर पाता और अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार समाज की सेवा करने में असमर्थ रहता है। दूसरा, निर्देशन के द्वारा शिक्षक भी अपनी व्यावसायिक क्षमताओं को बढ़ाने में सक्षम हो जाते हैं। व्यक्ति या बालक के शैक्षिक प्रशिक्षण में भी निर्देशन का काफ़ी महत्व है। उचित निर्देशन एवं परामर्श के अभाव में बालक किसी विषय या व्यवसाय में वांछित सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। अतः बालक को शिक्षा तथा व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए उचित शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होता है। उसकी आवश्यकताएं भिन्न होती है तथा उसका मानसिक सामाजिक परिवेश भी भिन्न होता है। उसकी आंतरिक शक्तियों के समुचित विकास तथा व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार ही उसकी शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है। इसीलिए भी शिक्षा में निर्देशन की आवश्यकता होती है। ठीक है। शिक्षा संबंधी निर्देशन की आवश्यकता इसलिए भी है कि समाज में नित्य नया परिवर्तन हो रहा है। प्रतिदिन के इस परिवर्तन के क्रम में समाज का जो है स्वरूप जटिल होता जा रहा है। बिना निर्देशन के विद्यार्थी समाज की इस जटिल और परिवर्तनशील रूपों को नहीं समझ सकेगा। शिक्षा संबंधी निर्देशन के एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि बालक के व्यक्तिगत विकास के लिए विद्यालय में जो भी शैक्षणिक साधन उपलब्ध है उनका उचित प्रयोग किया जा सकता है। मतलब निर्देशन एक्चुअली क्या है सर, कि कोई भी बालक या कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो है समाज में जो शिक्षा का अगर निर्देशक महत्व है कि बच्चों को किस तरह से शिक्षा जो है प्रदान की जाए, उसके लिए निर्देशन का होना कितना ज़रूरी है आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है। निर्देशन से ही बच्चा का जो है बच्चों को सही ढंग से जो है उचित ढंग से जो शिक्षा दी जा सकती है। तो ये सारा पॉइंट आप लोगों को बता दिए। अब बात करेंगे कि निर्देशन के प्रकार। ऐसा तो निर्देशन का 3 प्रकार है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको 2 प्रकार बताएंगे। एक प्रकार आपको बताते हैं, वो है व्यक्तिगत निर्देशन। तो आप लोग व्यक्तिगत निर्देशन में इतना रखिएगा, उसको आप लोग लिख लीजिएगा या फिर आप गूगल पर सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा व्यक्तिगत निर्देशन। व्यक्तिगत निर्देशन जो व्यक्ति अपने तक सीमित रखते हैं, ठीक है, और किसी दूसरे को खास करके निर्देशन देते हैं एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, वो होता है व्यक्तिगत निर्देशन। इसमें हम 2 पॉइंट बात करेंगे। पहला व्यावसायिक निर्देशन और दूसरा शैक्षिक के परस्पर संबंधों को बतावे। देखिए, निर्देशन का 3 प्रकार है, व्यक्तिगत निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन और शैक्षिक निर्देशन। व्यक्तिगत निर्देशन आप लोग गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, व्यवसाय के बारे में बताते हैं। व्यवसाय के बीच में जब एक निर्देशन का व्यवहार किया जाता है तो इसे व्यावसायिक निर्देशन कहते हैं। ऐसा देखा गया है कि हर आदमी हर काम के लिए उपयुक्त नहीं होता है।
अतः कार्य संतुष्टि के लिए उचित व्यक्ति के निमित्त उचित कार्य आवश्यक है। यानी कि हर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि वो जो उसको जो काम देंगे वो कर लेगा। हर व्यक्ति का क्षमता अलग अलग होती है। तो जब किसी कार्य संतुष्टि के लिए किसी उचित व्यक्ति को काम दिया जाना यह आवश्यक है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए निर्देशन का उपयोग करना व्यवसाय के बीच में किया जाता है। यानी मान लीजिए कि कोई हमें निर्देशन देना है, ऐसा निर्देशन जो किसी खास निर्देशन हो और वो हर कोई नहीं कर सकता है, तो इसी को बोलते हैं व्यावसायिक निर्देशन देना। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। देखिए, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यावसायिक निर्देशन वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति को उचित व्यवसाय के चयन और प्रगति में उनके गुणों एवं व्यावसायिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए सहायता करती है। व्यावसायिक निर्देशन का प्रारंभ उसी समय हो जाता है जबकि बालक स्कूल तथा कॉलेज में दाखिल होकर विभिन्न विषयों का चुनाव अपनी योग्यता, आवश्यकता, अभिरुचि तथा उपलब्ध साधनों के अनुरूप करने लगता है। इसीलिए व्यावसायिक निर्देशन को शिक्षा का एक आवश्यक अंग माना जाता है। इस दृष्टि से शैक्षिक निर्देशन में व्यावसायिक निर्देशन भी निहित होती है। तो व्यावसायिक निर्देशन का मुख्य उद्देश्य क्या क्या है? देखिए कि व्यावसायिक निर्देशन का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को उसकी अभिरुचि तथा योग्यता के अनुकूल काम या धंधा दिलाकर समाज के सामान्य सदस्यों के समान समायोजन करने में मदद करना होता है। इसके अन्य उद्देश्य हैं। देखिए, व्यावसायिक शिक्षा के उद्देश्य 2-3 पॉइंट बताएंगे, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, व्यावसायिक निर्देशन का उद्देश्य क्या क्या है कि छात्रों में किसी व्यावसायिक या धंधों में विशेष रुचि उत्पन्न करना, यानी एक्चुअली उसको व्यावसायिक तौर पर शिक्षा देना, ये मान लीजिए, ठीक है, निर्देशन देना। छात्रों को स्कूल या कॉलेज, स्कूल या स्कूल के बाहर उन धंधों या व्यवसाय के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद करना जिनसे वे प्रारंभ में अपने आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार ला सकते हैं। मानसिक, शारीरिक तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर छात्रों को व्यावसायिक प्रारंभ संबंधी विचार एवं कार्यक्रम में विश्वास उत्पन्न करने में मदद करना। छात्रों को विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण देने वाले केंद्रों या संस्थाओं में प्रवेश के लिए विशेष जानकारी दिलाने तथा सुविधाएं प्राप्त करने में मदद करना। शिक्षार्थियों को विभिन्न तरह के व्यवसायों के बारे में तरह तरह की सूचनाएं प्रदान करने में मदद करना, जिससे वे स्वयं अपनी बुद्धि एवं अभिरुचियों का उपयोग करके किसी धंधे या व्यवसाय का चयन कर सकें। छात्रों को व्यवसाय संबंधी उन सूचनाओं को प्रदान करना जिनसे वे आगे प्रगति करने में अधिक से अधिक लाभ उठा सके। छात्रों को निर्देशन देने वाले शिक्षकों या अन्य परामर्शदाताओं के विश्वास उत्पन्न करना जिससे वे उन लोगों से मिलने वाले सुझावों से व्यवसाय के वास्तविक संचालन में अधिक से अधिक लाभ उठा सके। ये आपका कुछ पॉइंट है, आपको बता दिए। अब देखिए, शैक्षिक निर्देशन यहाँ पे तो हम नहीं बताए, इसलिए आपको यहाँ पे जो है अंतर बता रहे हैं। शैक्षिक निर्देशन एक व्यक्तिगत सहायता है जो छात्रों को इसीलिए दी जाती है कि वो अपने लिए उपयुक्त विद्यालय, पाठ्यक्रम, पाठ्य वस्तु तथा पाठ्यांतर क्रियाओं का चयन कर सके और उन्हें अभियोजित कर सके। व्यावसायिक निर्देशन क्या है कि स्टूडेंट्स को व्यवसाय से संबंधित विभिन्न सूचनाओं का ज्ञान अर्जित करने में सहायता करना है जिससे वे अपने लिए बुद्धिमत्तापूर्वक किसी व्यवसाय का चुनाव कर सके। अगला है कि छात्रों को शैक्षिक निर्देशन प्रदान करने का मुख्य लक्ष्य उन्हें समुचित कार्यक्रम के चुनाव तथा उससे प्रगति करने में सहायता देना है। इधर आपका जो है व्यावसायिक निर्देशन में कि विद्यार्थियों को स्कूल में तथा स्कूल के बाहर व्यवहारों के अवसरों का अनुभव प्रदान करना होता है जो उन्हें परिस्थिति के बारे में ऐसी जानकारी प्राप्त करने में सहायक हो। ये सब पॉइंट जो है आपको शैक्षिक निर्देशन और व्यावसायिक निर्देशन आप लोगों को समझा दिए, ठीक है। एक और पॉइंट देखिए यहाँ पे, बस उसके बाद आपको ये सब आपको मिल जाएगा। और पीडीएफ कैसे मिलेगा उसके लिए आपको बता रहे हैं, आप पहले वीडियो को पूरा देखिएगा जरूर, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ चीज़ें हम आपको बीच बीच में समझा भी रहे हैं। और पीडीएफ कैसे मिलेगा इसके लिए आपको करना क्या होगा, डिस्क्रिप्शन में हम एक टेलीग्राम जो है चैनल बनाए हुआ है अलग से, ठीक है। उस टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों के लिए हम पीडीएफ डाल देंगे। वो टेलीग्राम चैनल का आप लोग डीएलएड के लिए बनाया गया है, तो ज़रूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो उस टेलीग्राम में हम इसको पीडीएफ डाल देंगे, ठीक है। चलिए, शैक्षिक निर्देशन और व्यावसायिक निर्देशन, ठीक है। कोई भी व्हाट्सएप मत कीजिएगा, आपको पहले बता रहे हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो वही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। हाँ, अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करना आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको हम लिंक दे देंगे, ठीक है, टेलीग्राम चैनल का। शैक्षिक निर्देशन तो ये सब बता दिए। आप चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्यालय पुस्तकालय का। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट देखने को मिला है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम इंपॉर्टेंस में रखे हैं और आप लोगों को दिया है, ठीक है। तो चलिए आप देखते हैं विद्यालय पुस्तकालय का उद्देश्य और उसका एक उत्तम पुस्तकालय किस प्रकार होनी चाहिए। तो पुस्तकालय का उद्देश्य क्या क्या होना चाहिए, देखिए कुछ पॉइंट है, पॉइंट बस आप लोग समझ लीजिए। और हाँ, ये पॉइंट लिखने से पहले पुस्तकालय के बारे में कुछ जरूर लिखिएगा, चाहे उसका उद्देश्य या महत्व कुछ भी पूछे तो, ठीक है। बालकों में पढ़ने एवं स्व अध्ययन की आदतों का निर्माण करना, बालकों को अपने विद्यालय अध्ययन की पूर्ति हेतु पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य पुस्तक, पत्रिका आदि का उपयोग करने के लिए तैयार करना, बालकों में विभिन्न रुचियों का विकास करना और उनमें बौद्धिक कार्य करने का साहस उत्पन्न करना, बालकों में साधन संपन्नता, जिज्ञासा प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना एवं व्यक्तिक खोज करने एवं गुणों का विकास करना,
बालकों में शब्द को संदर्भ पुस्तक आदि का उचित प्रयोग करने की कुशलता या विकास करना तथा सबके सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना। बालकों में सहयोगी दृष्टिकोण विकसित करना तथा उनको अपने नागरिक दायित्वों को समझने के योग्य बनाना। अध्यापकों के विषय ज्ञान या सामान्य ज्ञान की पूर्ति और वृद्धि करना तथा उनको नवीनतम शिक्षण विधियों की सूचना प्राप्ति का साधन प्रदान करना। ये आपका जो मुख्य उद्देश्य है पुस्तकालय का। पुस्तकालय कक्ष कैसा होना चाहिए और उसका साज सज्जा देखिए। एक उत्तम पुस्तकालय का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उसके पास आवश्यकता अनुसार पर्याप्त स्थान हो। जिस समय विद्यालय भवन का निर्माण किया जा रहा हो उस समय पुस्तकालय के लिए सबसे उपयुक्त स्थान प्राप्त किया जा सकता है। यदि उस समय पुस्तकालय का ध्यान ना किया गया हो तो इसको ऐसे कक्षा कक्ष में व्यवस्थित किया जाए जहां उसके अधिक विस्तार के लिए स्थान प्राप्त करने में कठिनाई ना हो। पुस्तकालय जहां संभव हो सके केंद्र में स्थित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त इसके चारों ओर का वातावरण शांत होना चाहिए, अर्थात पुस्तकालय ऐसी जगह स्थापित किया जाए जहां कम से कम शोरगुल एवं अन्य बाधाएं उपस्थित ना हो। पुस्तकालय कक्ष के साथ ही एक अन्य अध्ययन कक्ष हो जिसका एक दरवाज़ा पुस्तकालय कक्ष में जाने के लिए हो। इसके अतिरिक्त पुस्तकालय कक्ष का पृथक कमरा भी होना चाहिए। ये सब पुस्तकालय के लिए है। चलिए पुस्तकालय में क्या क्या होना चाहिए ये आवश्यक है, चलिए आपको इसके बारे में बताता है। पहले पढ़ने के लिए मेज होना चाहिए, यानी अगर टेबल ही नहीं रहेगा तो वो पुस्तकालय सही से नहीं रहेगा। पहला है टेबल में आपको इसका आकार कम से कम 3 बाय 5 होना चाहिए। इसकी ऊंचाई का जो निर्धारण उन बालकों का अनुसार होना चाहिए। ठीक है, आप छोटा बच्चा 1-2 क्लास का आप रख दीजिएगा 9 मैट्रिक वाला टेबल तो होगा नहीं होगा। इसके लिए बच्चों का जो है आकार भी बहुत ज़रूरी है विद्यालय का जो पुस्तकालय होती है। कुर्सियाँ, इनकी ऊंचाई मेज़ों की ऊंचाई के अनुपात में हो। मैगजीन होना चाहिए, समाचार पत्र होना चाहिए, एटलास होना चाहिए, एटलास स्टैंड होना चाहिए। पुस्तकालय अध्यक्ष की मेज होना चाहिए, कार्ड तालिका बॉक्स होना चाहिए, काउंटर होना चाहिए, घड़ी होना चाहिए, सूचना पट होना चाहिए और पुस्तकों की अलमारियाँ। ये रहा क्वेश्चन। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, सबसे ऊपर ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधान अध्यापक के आवश्यक गुण। तो देखिए इसमें आपको जितने भी हम यहाँ पे समझाएंगे बस आपको पॉइंट याद कर लेना है। तो प्रधान अध्यापक के से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, लेकिन आपको जो है कुछ चीज़ें उसके बारे में याद रखना जरूरी है। देखिए प्रधान अध्यापक जो होता है किसी भी स्कूल का जो है रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, क्योंकि वो जो है पूरे स्कूल को जो है नियंत्रण और निर्देशन और परामर्श से उसको जो है एकजुट करके रख सकता है। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि प्रभावशाली व्यक्तित्व और चरित्रवान व्यक्ति भिन्न भिन्न गुणों और आदतों का समायोजन है। सभी गुणों का औसत मात्रा में किसी व्यक्ति में उपस्थित होना भी प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है। एक प्रशासक को सदैव क्रियाशील होना चाहिए। विद्यालय की सक्रियता प्रशासक के उदात्त व्यक्तित्व ही घोतक होती है। अपने चरित्रों को बनाने के लिए प्रशासक को विचारक, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला, दृढ़ संकल्प शक्ति वाला तथा निर्धारित सिद्धांतों, दायित्वों एवं आदर्शों का पालन करने वाला भी होना चाहिए। यानी एक जो प्रधान अध्यापक होना चाहिए उसका सबसे मेन गुण होना चाहिए वो है प्रभावशाली व्यक्तित्व और चरित्रवान। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता। सभी कर्मचारी संगठित रूप से कार्य करते रहे, इसके लिए प्रशासक में नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता का होना बहुत आवश्यक है। एक प्रशासक को चाहिए कि वो अपने सहयोगियों एवं अनुगामियों की योग्यता, क्षमता और अनुभवों का स्वागत करे। इससे उनको संगठन एवं संचालन में सुविधा मिलेगी। प्रशासक का नेतृत्व प्रजातांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि उसके सहयोगी भी उसी के समान शैक्षणिक योग्यता वाले के अनुभवी होते हैं। तो जो भी प्रधान अध्यापक होंगे उसका दूसरा गुण क्या होगा? नेतृत्व प्रदान करने वाला होना चाहिए। ठीक है। तीसरा ग्रहणशीलता। यदि उसके निकट कार्य करने वाले कर्मचारियों में प्रवीणता है तो प्रशासक को उसे ग्रहण करने योग्य गुणों को ग्रहण करना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि स्कूल का हेडमास्टर है या प्रिंसिपल है तो क्या है कि नहीं वही बड़े हैं। हो सकता है कि उसके अंडर में काम करने वाले शिक्षक उससे भी ज़्यादा जो है टैलेंटेड हो सकते हैं, तेज दिमाग हो सकते हैं, ज़्यादा अच्छे बुद्धि हो सकते हैं, तो उनसे जो है राय परामर्श ले सकते हैं। उनकी जो भी सोच विचार है उसको ग्रहण कर सकते हैं। यह अच्छा गुण है प्रधान अध्यापक का। अगला है भेदनशीलता। विभिन्न जटिल समस्याओं का निराकरण करने के लिए भेदनशीलता का गुण प्रशासक में होना चाहिए। प्रशासक स्कूल का जो प्रशासक है, मुख्य प्रशासक, वो स्कूल का प्रधान अध्यापक ही है। उसका एक गुण होना चाहिए भेदनशीलता। जो भी स्कूल में कोई भी समस्या उत्पन्न हो, जटिल से जटिल समस्या क्यों ना हो, उसको भेद कैसे करे, उसका कैसे सॉल्व करे, सॉल्यूशन निकाले, ये उसका गुण होना चाहिए। अगला है लोचशीलता। अच्छे प्रशासकीय व्यक्तित्व में लोचशीलता का गुण बहुत आवश्यक है। इस गुण का अर्थ है कि परिस्थितियों के अनुसार
अपने आप को बदल लेना, यह गुण समय अनुसार ही प्रकट होना चाहिए। तो ये गुण भी प्रधान अध्यापक में होना चाहिए। अगला है मानसिक विशेषताएं। मानसिक विशेषताओं के अंतर्गत 3 बातें शामिल हैं, बुद्धि ज्ञान, परिज्ञान और दार्शनिक दृष्टिकोण। बुद्धि ज्ञान में क्या आता है, क्योंकि प्रशासक को विभिन्न लोगों के साथ कार्य करना पड़ता है। प्रशासक में यहाँ पे बात समझ लीजिएगा, प्रशासक मतलब हेडमास्टर, प्रिंसिपल, जो शिक्षित और चालाक होते हैं। अब यह आवश्यक है कि औसत से अधिक ज्ञान रखता हो तो भी वह संस्था का संचालन कर पाएगा, दूसरे व्यक्ति उसके कार्य से प्रेरित हो सकेंगे। तो बुद्धि ज्ञान बहुत जरूरी है। अगला है परिज्ञान। परिज्ञान क्या है, यह प्रशासक बुद्धिमान होगा तो दूरदर्शी अवश्य होगा। वह ये जानता है कि किस प्रकार विद्यालय की शैक्षिक प्रगति होगी। तो ये है आपका परिज्ञान। और अगला है दार्शनिक दृष्टिकोण। दार्शनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत 3 बातें मुख्य रूप से आती हैं, ग्रहणशीलता, वेदनशीलता और लोचनशीलता, जो कि अभी आपको बता दिए। ग्रहणशीलता मतलब हो सकता है कि आप प्रिंसिपल है, आप हेडमास्टर है, लेकिन आपके अंडर में कोई काम करने वाला आपसे भी तेज दिमाग के हो सकते हैं, या उसका जो सोच विचार है बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो उनसे जो भी आपका सोच विचार है वो आप उससे ग्रहण कर सकते हैं। दूसरा वेदनशीलता, कितनी भी जटिल समस्या स्कूल के अंदर का क्यों ना आए, आप उसको भेद कर सके, ठीक है, उसका सॉल्यूशन निकाल सके। लोचशीलता यानी आपको जो है अपनी परिस्थिति अनुसार, आपको समय के अनुसार चेंज कर लेना होगा। ये सारी चीज़ प्रधान अध्यापक से रिलेटेड आपको गुण बता दिए। लेकिन हो सकता है कि प्रधान अध्यापक से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन आए, तो थोड़ा सा उसके बारे में आप लोग थोड़ा गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, या फिर भारतीय प्रकाशन या नवनीत प्रकाशन का जो भी आप लोग टॉपिक्स है वो सब देख लीजिएगा प्रधान अध्यापक से रिलेटेड थोड़ा बहुत, ठीक है। अगला है एक सफल अध्यापक के गुण। इसमें जैसे आप लोग अभी बताए प्रधान अध्यापक का, इसका एक और क्वेश्चन आ सकता है कि एक अध्यापक का गुण होना क्या चाहिए, एक टीचर्स का क्या गुण होना चाहिए, क्वालिटी। एक सफल अध्यापक के गुण, अध्यापक की सफलता के क्या कार्य हो सकते हैं, इस बात पर अधिक शोध कार्य किया गया है और भारत में भी कुछ प्रयास किए गए हैं। कई शिक्षक अपने कार्य में पूरी तरह संलग्न हैं और यही महत्वपूर्ण कारण है कि जिंदगी की भविष्य की पीढ़ियां प्रगति कर रही है। यद्यपि शिक्षक के कार्य को अब तक बहुत अधिक महत्व नहीं दिया गया हो, ये शिक्षक अपने अपेक्षित कार्य में पूरी तरह जुटे हुए हैं, परंतु कई बार वे यह नहीं समझ पाते हैं कि उनसे क्या अपेक्षित है। वे लोगों की अर्थहीन, वे आलोचना के प्रति बहुत ही भावुक है और अपने शिष्यों के व्यवहार से चकित है। यह बहुत आवश्यक है कि शिक्षक को अपने प्रशिक्षण काल में तथा उसके बाद इस बात का स्पष्ट बोध कराया जाए कि उनकी भूमिका क्या है एवं क्या उनका समूह इस समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर सकता है। तो देखिए आप इसके अनुसार इसमें बहुत सारा चीज़ आप लोगों को दिया हुआ है। तो आप देखिए शिक्षक का गुण क्या क्या होना चाहिए। पहला, अच्छी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। जो भी शिक्षक है उसका सबसे मेन जो क्वालिटी होना चाहिए वो क्वालिटी है कि अच्छी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, यानी शिक्षक जो होंगे उसकी जो पृष्ठभूमि है, उसका जो बैकग्राउंड है वो अच्छे संस्कार से आना चाहिए। दूसरा, अपने विषय का पूर्ण ज्ञान हो। जो शिक्षक जिस सब्जेक्ट में पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को, उन सब्जेक्ट में वो जो है अच्छे से पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें। तीसरा गुण, व्यावसायिक अभ्यास और तकनीकी का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। चौथा, मानव विकास तथा अधिगम का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अगला, स्पष्ट भाषा बोलने और लिखने में निपुण होना चाहिए, यानी स्पष्ट भाषा बोल सके और लिखने में भी मतलब कुशल हो सके। अगला, मानव संबंधों को बनाए रखने में कुशल हो। अगला, शोध तथा शिक्षा की समस्याओं का समाधान निकालने में कुशल हो। प्रभावी कार्य करने का स्वभाव हो। छात्रों में रुचि लेता हो। विषय में रुचि लेता हो। शिक्षण में रुचि लेता हो। विद्यालय तथा समुदाय में रुचि हो। ये सारा पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, जो अभी आप लोगों को शिक्षक का जो है टीचर्स का क्वालिटी बता रहे हैं। विद्यालय तथा समुदाय में रुचि हो, व्यावसायिक कार्यों में रुचि हो, व्यावसायिक उत्थान में रुचि हो। कोठारी आयोग ने कहा है कि देखिए कोठारी आयोग जो है शिक्षक से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पे उनका यह है, क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी, तो बहुत कम ही आता है क्वेश्चन कोठारी आयोग का। तो कोठारी आयोग का क्या कहना, देखिए ये भी आप लोग थोड़ा सा देख सकते हैं कोठारी आयोग का कि योग्यता गुण प्रशिक्षण कार्यक्रम की जान है और इसकी कमी से अध्यापक शिक्षा न केवल एक वित्तीय बर्बादी होगी वरन यह शैक्षणिक स्तर में गिरावट का बहुत महत्वपूर्ण कारण बन जाएगा। यानी अगर शिक्षक एक पूर्ण रूप से उसके अंदर क्वालिटी ये सब ना रहे तो वो सिर्फ एक बर्बादी पैसा का ही नहीं है बल्कि शैक्षणिक स्तर का भी बर्बादी है। तो इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए आयोग ने अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रम में गुणात्मक उत्थान के लिए कुछ आवश्यक निर्देश बताए हैं। यानी कोठारी आयोग ने टीचर्स को कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये चीज़ यहाँ पे कोठारी आयोग ने बताया है। साथ ही ये आप शिक्षक के गुण में और उसके जो है महत्व के बारे में लिख सकते हैं। देखिए क्या क्या कि विषय का पूर्ण नियोजित समायोजन या विश्वविद्यालयों का स्नातक उत्तर महाविद्यालयों के सहयोग से शिक्षण के मूल तत्वों के बारे में गहन अध्ययन करना। दूसरा, विश्वविद्यालयों में सामान्य तथा व्यावसायिक शिक्षा को भारतीय परिस्थिति के अनुरूप की जाए। तीसरा, शिक्षा में अनुसंधान के विकास द्वारा व्यावसायिक शिक्षा को भारतीय परिस्थिति के अनुरूप की जाए।
अगला, शिक्षा की तकनीक में ऐसा सुधार किया जाए जिससे कि वे स्व अध्ययन तथा वाद विवाद को पूरा स्थान मिल सके और मूल्यांकन के तरीकों में सुधार किया जा सके, जिससे कि आंतरिक प्रयोगात्मक कार्य का सही तरीके से मूल्यांकन किया जा सके। अगला, शिक्षण अभ्यास में सुधार हो और इसे व्यापक कार्यक्रम बनाया जाए। अगला, विशेष पाठ्यक्रमों तथा कार्यक्रम का विकास किया जाए। और लास्ट है, विकासशील शिक्षा पद्धति में शिक्षक के बहुमुखी जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा पाठ्यक्रम में सुधार किया जाए। तो ये पॉइंट आप लोगों को समझा दिए। अब एक क्वेश्चन और है इंपॉर्टेंट, लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से, विद्यालय अभिलेखों की आवश्यकता है महत्व। बाकी कुछ क्वेश्चन छूटा हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाइए, या फिर जिन लोगों के पास है ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो छूट गया है इस वीडियो में, आप लोग जो उसको बात की तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय अभिलेख और रजिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे मुझे जो है रजिस्टर का नहीं मिला है, तो आप लोग रजिस्टर को देख लीजिएगा, हम सिर्फ यहाँ पे अभिलेख के बारे में बताएंगे। तो देखिए, विद्यालय, किसी भी विद्यालय में अभिलेख की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है क्या सर? पॉइंट नंबर 1, राज्य की कानूनी आवश्यकता पूरी करने के लिए प्रत्येक स्कूल में प्रत्येक विद्यार्थी की उपस्थिति की समय समय पर रिपोर्ट भेजने के लिए। देखिए, अभिलेख समझते हैं आप लोग, जैसे स्कूल में आप स्टूडेंट का जो है मान लीजिए उसका रिजल्ट, उसका मूल्यांकन, उसका मापन या फिर उसका जितने भी अटेंडेंस वगैरह, इसी को है अभिलेख। तो का राज्य की कानूनी आवश्यकता पूरी करने के लिए आपको प्रत्येक स्कूल में प्रत्येक विद्यार्थी की उपस्थिति की समय समय पर रिपोर्ट भेजने के लिए पूरा हिसाब किताब रखना पड़ता है। शिक्षा विभाग से प्राप्त विविध आदेशों का रिकॉर्ड रखना पड़ता है। इन आदेशों की सूचनाएं भेजनी पड़ती है और इनके लिए जो है अभिलेख होना बहुत जरूरी है स्कूल में, ठीक है। दूसरा, निर्देशक कार्यक्रम का मूल्यांकन। स्कूल में समय समय पर किए गए कार्यक्रम का मूल्यांकन करने तथा स्कूल में दिए गए प्रशिक्षण में विद्यार्थी द्वारा की गई उन्नति का मूल्यांकन करने के लिए अभिलेख आवश्यक होते हैं। इन अभिलेखों के द्वारा ही निर्देशन प्रोग्राम में आगे सुधार संभव है। लास्ट है, आर्थिक आवश्यकताओं के बजट के बारे में व्याख्या तैयार करना। भविष्य के कार्यक्रम और विशेषकर आर्थिक आवश्यकताओं के बारे में बजट बनाना अति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के व्यवस्थित विवरण के लिए भी रिकॉर्ड रखना आवश्यक है। अगला, कि विद्यार्थियों के माता पिता को रिपोर्ट देना, उन्नति रिपोर्ट हो, समय समय पर के परिणाम हो, ये विद्यार्थियों के माता पिता को भेजा जा सकता है। इस तरह से ठीक से अभिलेख स्थापित किया जाए। तो स्कूल अभिलेखों के लाभ क्या क्या है? देखिए, लाभ क्या क्या बताते हैं। पहला लाभ है कि अभिलेख स्कूल के लिए सहायक होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी को जल्दी नौकरी पर लगाना, प्रत्येक विद्यार्थी के महत्वपूर्ण बातों को एकत्र करना, गैर जरूरी स्थिति को हटाना या व्याख्या करना, सभी कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करना, असफलता तथा रुकावटों को कम करना, व्यवस्था या अन्य परिवर्तनों के बारे में सोचना, महत्वपूर्ण बारे में केस स्टडीज तैयार करना, यथासंभव स्कूल के फंडों को बढ़ाने का प्रयत्न करना, अवरोधन या अपव्यय को रोकने के प्रयत्न करना। इसी तरह से लास्ट है, अनुपस्थिति की संभावना को कम करना। यह है आपका जो है स्कूल के लिए सहायक। अब अध्यापक के लिए सहायक क्या है? तो अभिलेख जो है अध्यापक यानी टीचर के लिए भी सहायक होते हैं। जैसे जब स्कूल का वर्ष आरंभ हो तो विद्यार्थियों को जानना, यह निर्णय करना कि विद्यार्थी कितना काम कर सकता है, विद्यार्थी के मार्गदर्शन के लिए आधार बनाना, प्रत्येक विद्यार्थी के अनुकूल शिक्षा क्रियाएं चलाना, किसी भी विद्यार्थी की समस्याओं को विश्लेषण करना और उनका समाधान करना, असाधारण तथा असंभव गुणों के विकास के लिए प्रयत्न करना, कम बुद्धिमान विद्यार्थी के लिए उचित स्थिति उत्पन्न करना, माता पिता तथा अन्य लोगों को विद्यार्थियों में के लिए विषय पूरे देना। अब अभिलेख विद्यार्थियों के लिए क्या सहायक है? तो विद्यार्थी के लिए भी अभिलेख जरूरी है। क्यों जरूरी है? इससे सर्वांगीण विकास के लिए उचित अवसर प्रदान करेगा, किन्हीं भी पुरानी असफलताओं का अनुमान लगाकर भविष्य में सुधार की योजना को तैयार करेगा। मतलब मान लीजिए कोई कम बुद्धिमान बच्चा है या पढ़ने में कमजोर है, तो उसके लिए जो है अभिलेख रहेगा तो क्या होगा, उसके लिए आगे से उचित कार्यक्रम बनाया जा सकता है, ठीक है। अपनी योग्यता के अनुसार उन्नति करने के अवसर प्राप्त करना, अपनी प्राकृतिक शक्तियों के विकास के लिए अनुकूल स्थितियों का चयन करना, स्कूल परिवर्तन करने पर विद्यार्थी के बारे में पूरी सूचना दूसरे स्कूल तक पहुंचाना, अपने आसपास ठीक तरह से रह सकने के लिए अध्यापक लोगों के पद प्रदर्शन प्राप्त करना। बाकी और भी चीज़ है, आप लोग देख लीजिएगा। तो बाकी जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम नहीं करवाए इस वीडियो में। आप लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे NCERT, SCERT, NCTE, ठीक है, और इसके बाद आंगनवाड़ी हुआ और भी बहुत सारा चीज़ है, वो आप लोग थोड़ा सा कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंगनबाड़ी हुआ और भी बहुत सारा टॉपिक हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर नहीं देखा वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फाउंडेशन पेपर 3 का देख लीजिएगा। जो क्वेश्चन हम इस वीडियो में नहीं बताया वो सब आप कर लीजिएगा। तो चलिए, इसी तरह से एक और नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।